हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज? बस अब मेरी आ रही है तो आपकी बंद हो जाए। बैठो बैठो फटाफट बैठो। हो गया पार्टी तुम्हारा? पार्टी हो गया तुम्हारा? पार्टी ना करें, तुम्हारा ही पार्टी था, देखा था मैंने। पार्टी कम किया करो। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? अरे हेलो, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं? हाँ भाई, साइलेंट। नहीं शांत रहोगे? सारा बात अभी कर लोगे? मेरा एड्रेस? तुम होते कौन हो पूछने वाले, ये बताओ पहले। चलो, नीचे क्लास चल रहा होता है, ठीक है? हेडिंग दिखाना कहां तक पढ़ा है। बस हो गया। तुमको अगर नहीं पढ़ना हो तो तुम बता दो। बस बस। बेटा थप्पड़ भी पड़ेगा। हो गया, तुम्हारे मजे आ गए जिंदगी में, अब पढ़ भी लो। ओए फटाफट बैठो, चलो पढ़ाई भी कर लो, अब हो गया तुम्हारा मस्ती। चलो भाई, तो हमने हमने रिएक्शन में इंटरमीडिएट कर लिया था। हेडिंग डालो। थप्पड़ पड़ेगा यहां से सीधा। चलो, सबसे एक बार आपको बता देता हूं, आप छुट्टी से आए हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत रहे, वरना मैं कॉलर उठा के फेंकूंगा भाई इधर से। इसलिए ज्यादा ज्यादा वो नहीं, मस्ती मजाक नहीं, अपना पढ़ाई भी चलना चाहिए। हो गया आपका मस्ती मजाक, अब पढ़ाई पे फोकस है ना। बहुत ज्यादा करेंगे तो बेटा मैंने ज्यादा कर दिया तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसलिए अब शांत रहे। हाँ भाई, फोकस। जब बोल दिया साइलेंट तो साइलेंट। लिखो हेडिंग में कार्बोकेटाइन आज आपको पढ़ना है ना। आपने छह रिएक्शन इंटरमीडिएट लिख रखे हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। कार्बीन का केवल एक जो है वो सिलेबस में है, आरटीआर आगे जाके पढ़ना है, रिमर टिमन रिएक्शन। हमें बहुत इंपॉर्टेंस देके, साइलेंस, बहुत इंपॉर्टेंस देके कार्बोकेटाइन, कार्बनाइन और फ्री रेडिकल को पढ़ना है। अगर आप इन तीनों पे बहुत अच्छे से देख लिया, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल सवाल आता है कि कार्बोकेटाइन में जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कहां होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन में है, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो मैं कार्बोकेटाइन में 8 पॉइंट लिखाऊंगा, कार्बनाइन में 8 पॉइंट और फ्री रेडिकल के 8 पॉइंट। 8 पॉइंट सिमिलर हैं तीनों में, और उसी के अराउंड घूमते फिरते सवाल आता है, क्योंकि इसके अराउंड 8 ही लाइन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वही कवर करना है। और कार्बिन नहीं पढ़ना, बेंजाइन नहीं पढ़ना, नाइट्रीन नहीं पढ़ना, वो सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमें एक्चुअल जीओसी स्टार्ट कर लेना है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट पे कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन करने, कार्बनाइन के क्वेश्चन करने, आज लगभग 60-70 सवाल करने हैं क्लास में, ठीक है। अब आप स्टार्ट करो कार्बोकेटाइन। पहले देखो बोर्ड पे, लिखना बाद में, एक एक करके 8 पॉइंट को समझाऊंगा, समझ में आए तो ही लिखना, नहीं आए तो पूछ लेना फिर लिखना। अब आ जाओ कार्बोकेटाइन की बात करते हैं। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा देखना। सबसे पहला पॉइंट ये है
कार्बन क्या 4 बॉन्ड बनाता है? हो गया बात, अब नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर मान लो इसका जो चौथा बॉन्ड है मैं किसी एक एलिमेंट Z से बना देता हूं, कोई भी मान लेता हूं मैं Z। अब कंडीशन दिया हुआ है कि Z जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इसमें Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Z क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? Z ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर लिया, तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ क्या उधर माइनस आ जाएगा, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो क्या यहां पे प्लस बोल दूं? अच्छा, अब मुझे बताओ लो टेम्परेचर पे हीट करने पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन एनाइन या फ्री रेडिकल? लो टेम्परेचर पे, लास्ट क्लास में लिखवाया है, लो टेम्परेचर पे हीटिंग पे क्या होता है, केटाइन और एनाइन बनता है। तो अगर मैं लो टेम्परेचर पे हीट किया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, Z जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो Z के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो Z पे क्या माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां पे कार्बन पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन Z लेके भाग गया है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 3 ही बॉन्ड बचे, चौथा बॉन्ड तो टूट चुका है, कार्बन पास आ गया प्लस चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन आपको रिएक्शन में दिख रहा है, ये एक्चुअल में कैसा होता है ये देखना है। कैसे बना कार्बोकेटाइन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर कार्बन जुड़ा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब बोर्ड पे देखो पॉइंट नंबर 2, ये जो कार्बोकेटाइन है पहले तो 4 बॉन्ड था, टूटने के बाद क्या 3 ही बॉन्ड बचा है यहां पे? तो देखो टूटने के बाद 3 बॉन्ड बचा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। मैंने इस तरह जानबूझ के बनाया क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि आगे पढ़ाऊंगा भी, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यहां आप देख लीजिए 3 सिग्मा बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर की तरह बनाया। क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? जी हां, पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बता दो कि फॉर्मल चार्ज इसमें कितना होता है, +1 -1 0, कितना है फॉर्मल चार्ज यहां पे? कितना है? +1 -1 0, +1 है। कैसे? देखो कार्बन के पास ओरिजिनली कितना होना चाहिए, 4, अभी कितना है कार्बन के पास, 3 हो गया, तो क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो फॉर्मल चार्ज +1 आ गया। अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूं, अभी नोट मत करना, टाइम दूंगा आराम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बोकेटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखेंगे, पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या 1s2 2s2 2p2 आएगा? हमेशा बॉन्डिंग में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर वाले की कोई वैल्यू नहीं है बॉन्डिंग के लिए, तो हमेशा बॉन्डिंग में बाहर वाले को बनाते हैं, तो 2s2 को बनाया और 2p2 को बनाया। लेकिन अगर मैंने कार्बन का लिखा तो कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? 2, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड बन रहे थे। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा कार्बीन के अंदर, कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा कार्बीन के अंदर। कार्बीन में मैंने आपको बताया हुआ था क्या था, CH2 डबल बॉन्ड। तो यहां पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनता है, यहां पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनता है, और यही तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। तो कार्बीन के अंदर ही केवल ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनता है, बाकी हर जगह पे एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनता है। तो एक काम करते हैं, एक्साइटेड स्टेट का मतलब स्टार से डिनोट करते हैं उसको। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या 2s का इलेक्ट्रॉन यहां से उसको एक्साइट करके हायर एनर्जी देके, क्या मैं यहां ले आया 2p में, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या यहां जंप करा दिया, यही एक्साइटेड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में देखो कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 4। अगर 4 अनपेयर्ड दिख रहे हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। लेकिन मुझे कार्बन एक्साइटेड स्टेट का थोड़ी ना चाहिए था, मुझे चाहिए था कार्बन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, मुझे तो कार्बन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो कार्बन प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। देखो 2s में तो 1 इलेक्ट्रॉन रहा, 2p में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। देखो भाई 2p में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया।
हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया, कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, चौथा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपको देखो अब मैं कॉन्सेप्चुअल हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूं। आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये अधूरा है, उसको थोड़ा पूरा करता हूं। इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉन्डिंग वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आप बोल दो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, एक s और 3p मिल रहा है, sp3 हो जाएगी। दैट इज रॉन्ग। इंटरमिक्सिंग ऑफ वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हो। तो आप देखो क्या यहां से बॉन्ड बन रहा है, देखो ये पहला बॉन्ड बनाएगा, देखो ये दूसरा बॉन्ड बना रहा होगा, और देखो ये तीसरा बॉन्ड बना रहा होगा। कार्बोकेटाइन के जो 3 बॉन्ड हैं वो यही तो बन रहे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। कार्बोकेटाइन के जो 3 बॉन्ड है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड यहां से बन रहा है। तो तीनों बॉन्ड किससे किससे बन रहे हैं, एक s और 2p से बन रहा है। एक s और 2p से बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है क्या? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहां पे लिखा है ज्योमेट्री और शेप सेम है अलग अलग है? ज्योमेट्री और शेप वैसे अलग अलग होते हैं, बट अगर लोन पेयर नहीं हो तो ज्योमेट्री और शेप सेम होता है। ज्योमेट्री और शेप क्या होता है समझाता हूं। अगर आप लोन पेयर के साथ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज ज्योमेट्री, अगर आप लोन पेयर के बिना स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज शेप। लोन पेयर को इंक्लूड करके अगर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर दैट इज ज्योमेट्री। लोन पेयर को भूल जा रहे हो फिर स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज शेप। अब यहां पे लोन पेयर है ही नहीं, देख लो कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर में लोन पेयर है नहीं। अब लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा क्या? सेम ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। जब जब लोन पेयर ना हो ज्योमेट्री और शेप सेम होते। अब आ जाओ यहां पे, ज्योमेट्री और शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर तो इन तीनों ने बना लिया। अब मुझे बोर्ड पे देख के बताना कि क्या इसको मैं px लिख सकता हूं, इसको मैं py लिख सकता हूं, और इसको मैं pz लिख सकता हूं। s ने, px ने, py ने, इसने तो प्लेनर स्ट्रक्चर बना लिया sp2, इसने तो प्लेनर स्ट्रक्चर बना लिया sp2, लेकिन जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो pz है, वो क्या प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया? इन तीनों ने तो प्लेनर स्ट्रक्चर बना लिया sp2। देखो ना कैसे बनेगा sp2। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन में सर डायग्राम भी बताएंगे आपको। ये बनता है sp2 का डायग्राम, है ना? ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और वो जो pz है क्या वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया है? तो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल तो है, बट वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दीजिए ट्राइगोनल प्लेनर है। छठा पॉइंट इसमें आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। पर वैकेंट ऑर्बिटल में बड़े इंपॉर्टेंट है, इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसीलिए जो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देखना किताबों में जो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना, ध्यान देना, 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनाते हैं सब, और एक p ऑर्बिटल ही वैकेंट है ना, और p ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप का होता है ना। p ऑर्बिटल वैकेंट है और p ऑर्बिटल डंबल होता है, तो डंबल जो है वो परपेंडिकुलर दिखाते हैं, इसीलिए प्लेनर है, और ये जो p ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर है, और यहीं पे बेटा प्लस चार्ज है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। हुआ क्लियर? अच्छा एक और चीज, अब जब कार्बोकेटाइन 3 बॉन्ड बना रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? कार्बोकेटाइन जब बॉन्ड बना लिया तब का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं। क्या इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा? क्या इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा? क्या इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा? क्या टोटल में लिख दूं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा? टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा अगर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है इनकंप्लीट है? तो क्या मैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को लिख सकता हूं ऑक्टेट इनकंप्लीट? अच्छा ऑक्टेट इनकंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसको बोल दूंगा मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा दुनिया के हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल। एक और चीज, क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला तो क्या लुईस एसिड बोल दूं? अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो क्या लुईस एसिड बोल दूं?
बिल्कुल सही, दिस इज लुईस एसिड हो गया है। एक और चीज, इसमें जो कार्बोकेटाइन ने जो बॉन्ड बनाए हैं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या कुछ फ्री भी है? सारे पेयर्ड हैं। यहां भी देखो पेयर में है, इस बॉन्ड में भी पेयर है, इस बॉन्ड में भी पेयर है। यहां से भी आप देख सकते हैं, इसने हाइड्रोजन के साथ पेयर बना लिया होगा, इसने हाइड्रोजन के साथ पेयर बना लिया, इसने हाइड्रोजन के साथ पेयर बना लिया। तो कार्बोकेटाइन के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? डायामैग्नेटिक। तो कार्बोकेटाइन जो होता है दैट इज डायामैग्नेटिक। बस, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं, यही 8 पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है कि कार्बोकेटाइन का वैकेंट ऑर्बिटल कहां लाई करता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में काम में लूंगा। ठीक है, लिख लीजिए। SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट पढ़ना है, वहां पे ये काम में आएगा। जल्दी, मतलब 8 सेकंड लगना चाहिए आपको इसको लिखने में। 15 ले लो भाई, लेकिन लिख लो। सब कुछ समझ समझ के लिखिएगा, अपने मन में सोचते रहिए कि ये हुआ तो ऐसा हुआ, वो हुआ तो ऐसा हुआ, और जहां भी लगे मार्क कर लीजिए, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। फिजिक्स में तुम्हारा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया? क्या हुआ? फ्रिक्शन खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन। सर्कुलर मोशन, नाइस। फ्रिक्शन, अच्छा अच्छा, अच्छा चैप्टर है यार फ्रिक्शन। मजा आता था फ्रिक्शन पढ़ने में। हमें पढ़ाया जाता था फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट ऑफ द, कुछ तो पढ़ाया जाता था ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना? ऐसे ही होता था, कांटेक्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा। यस, पहले 1 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता था इसलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाया है, टीचर्स नहीं थे इसलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर मेरे एक आध वीडियोस आप खोलोगे तो, खोजोगे तो मिल जाएगा यूट्यूब पे, फिजिक्स पढ़ाते हुए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के, मॉडर्न के। नहीं, सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ाता था, यूट्यूब पे मॉडर्न पढ़ाया था। तो वो सबसे पहले फेंकूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरे टीचर जो थे, आप लोग शायद अभी भी पढ़ाते हैं, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, एनवी सर। और एनवी सर तो अब नहीं पढ़ाते वैसे, एक और टीचर से मैं पढ़ा था, एक और टीचर से मैं पढ़ा था फिजिक्स, इनका नाम है दिनेश जैन, शायद आप जानते हो नहीं जानते हो? डीजे सर जिनको बोला जाता है। ही इज अ फैंटास्टिक टीचर। क्लास में घुसते थे, बोलते थे खोलो, फिर बोलते थे कॉपी, फिर बोलते थे, सुधांशु सर भी बोलते हैं। अच्छा, सुधांशु सर को आपको पता है कि चाइल्ड सेफ्टी के हेड है यहाँ के वो, आपको पता है? अगर ऑफलाइन सेंटर पे चाइल्ड को कुछ हो रहा है, किसी भी बच्चे को, तो चाइल्ड सेफ्टी के हेड कौन है? सुधांशु सर है। ये जब मेल आया मेरे पास तो मैंने कहा यार, चाइल्ड सेफ्टी का हेड एक चाइल्ड को बना दिया। आप सोचो जरा। खैर, हम ये सब में नहीं रहते भाई, नेतागिरी से हम अलग रहते हैं। चलो, कार्बोकेटाइन हो गया आपका, जल्दी 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 फटाफट। इस कौन में बड़ी लाइन लगी थी यार कल। कितने लड़के हैं जो उपवास रखे थे इस मनोकामना में कि अच्छी लड़की मिलेगी? बेटा, उपवास रखना अच्छी बात है, तुम रखे थे, तुम भी रखे हो। देखो मैं बताऊं, अच्छी लड़की मिलने का एक शानदार तरीका, पैसा कमाना जरूरी है। डॉक्टर, मतलब फेम आपके पास है, मतलब आप डॉक्टर बन जाओ, रेस्पेक्ट है आपके पास, और आपके पास पैसे हैं, तो अच्छी लड़की मिलेगी। और नहीं तो तुम पूरे जिंदगी भर उपवास रख लो। समझ में आया? मैंने रखा था बट साइंटिफिक रीजन की वजह से, इस रीजन से नहीं। तो आप भी रख सकते हो साइंटिफिक रीजन से, बट उसमें कोई, अब सोचो आप भगवान के लिए उपवास रख रहे हो, उसमें भी आपका एक लॉजिक भिड़ा है कि मुझे अच्छी लड़की चाहिए तभी रखूंगा।
आपको मैं पहले से स्मार्ट लग रहा हूं क्या? चलो, अगर आपने बोल दिया स्मार्ट लग रहा हूं तो आज कम पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं, इसका मतलब ज्यादा पढ़ाना चाहिए। हो गया? हो गया यार, तुम लोग बहुत धीरे लिखते हो भाई, जल्दी लिखो। कार्बोकेटाइन हो गया, इसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल होगा, फिर कार्बन आयन होगा। जल्दी। हो गया? लड़कों पढ़ाई कर लो, मैं तो पूछेगा नहीं। डायमैग्नेटिक क्यों होता, क्या है? देखो, डायमैग्नेटिक का लिटरल मतलब क्या होता है कि डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं नेचर में जिसके पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले जाएं तो रेपेल कर जाए, और अगर पैरामैग्नेटिक के पास मैग्नेटिक फील्ड ले जाओगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा, और अगर फेरोमैग्नेटिक के पास ले जाओगे तो और अट्रैक्ट कर जाएगा। ये डी ब्लॉक में पढ़ना है। अभी के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, किसी भी एटम के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड दिख जाए पैरामैग्नेटिक। वैसे इसका जो डेफिनेशन आया है वो कहां से आया है? मैग्नेटिक। अगर आप चुंबक ले जाओगे रेपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया फेरोमैग्नेटिक। चलो, हो गया ये। कार्बोकेटाइन के बाद अब हेडिंग डालेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन के बाद आप हेडिंग डालेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। लिखो ध्यान से, अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। कार्बन क्या 4 बॉन्ड ही बनाता है हर बार? और अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन मान लो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बना रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो जाए, और कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हाई टेम्परेचर की हीटिंग। कंडीशन दिया गया है बेटा हाई टेम्परेचर की हीटिंग। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया हुआ है कि हेट्रोलिटिक कब होता है? हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे अच्छा, होमोलिटिक क्लीवेज कब होता है? हाई पे, लो पे? हाई पे। तो हाई टेम्परेचर होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन बटेगा। तो अगर इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन बट रहा है तो क्या यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और जेड के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बना, इसी को बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। तो कार्बन के पास आप देखो 3 बॉन्ड बने हुए हैं सिग्मा के, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, यही है। कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तीसरा, मुझे बता दो फॉर्मल चार्ज कितना होगा यहां पे? व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? 0 होगा। कैसे 0 होगा? फोकस ऑन द बोर्ड। कार्बन के पास ओरिजिनली कितना होना चाहिए? 4। कितना है? 3 बॉन्ड में और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4 है। तो 4 का 4 है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। अगर फॉर्मल चार्ज प्लस या -1 होता तो यहां पे मेंशन्ड होता। चलो, नहीं मेंशन्ड है, यानी कि फॉर्मल चार्ज 0 है। अच्छा, अगर फॉर्मल चार्ज 0 है, इसी को एक बार प्रीवियस ईयर में पूछ लिया था कि फ्री रेडिकल जितने भी होते हैं, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो फ्री रेडिकल हैं, फ्री रेडिकल आर या फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेशीज। ये ट्रू स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब वहां पे न्यूट्रल स्पेसी, कोई चार्ज नहीं है। तो फ्री रेडिकल्स जितने भी पाए जाएंगे वो न्यूट्रल स्पेसी है, ना तो उस पर प्लस चार्ज होगा ना तो उस पर माइनस चार्ज होगा। इट इज फॉर्मल चार्ज इज 0। एक और बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं, सबसे पहले मैं कार्बन का लिख देता हूं। तो कार्बन अभी अभी आपने देखा ना, 1s2 2s2 2p2। कार्बन ग्राउंड स्टेट में कुछ भी नहीं कर पाता, कार्बन ग्राउंड स्टेट में कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाता, 2 ही अनपेयर्ड है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता जरूर है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है, एक्साइट करके जब 2p में ले जाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा। लेकिन ध्यान दो, यहां पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3। कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहां पे? 3। तो ये 3 बॉन्ड क्या एक s और 2 p से बन रहा है क्या? ये जो 3 बॉन्ड बन रहा है,
क्या यहां पे पहला सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा? क्या यहां से दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा? क्या यहां से तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो क्या आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 बोल देंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp2। क्या लोन पेयर है यहां पे? अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम ही बोला जाएगा। इफ लोन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, और ज्योमेट्री शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पे? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। कितने लोन पेयर है? कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं? 0। कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल यहां पे नहीं है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को बोला जाता है बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री मतलब पेयर्ड नहीं है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये प्लेन में है या प्लेन के परपेंडिकुलर है? ध्यान दो। इसने ये तो sp2 बना लिया, ये तो प्लेनर हो गया, लेकिन क्या ये pz था? और pz क्या इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा? तो ये जो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल परपेंडिकुलर था, यहां पे अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहा, प्लेन उसमें आ गया एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा, अब इतनी सारी बात हो ही गई है, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 2 4 2 6 1 7 है क्या? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट की कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? तो 7 इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्टेट इनकंप्लीट। अच्छा, ऑक्टेट इनकंप्लीट है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और हमने पढ़ा है दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब एक और चीज बताओ, ये लुईस एसिड होगा या नहीं होगा? विल इट बी ए लुईस एसिड और नॉट? नो। रीजन? ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर एक्सेप्ट किया तो 9 हो जाएगा, तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल है, नॉट अ लुईस एसिड। ये लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर। ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करते ये 9 इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाएगा। अच्छा, ये नॉट अ लुईस एसिड हो गया, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, बढ़िया हो गया। एक और चीज, क्या यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से या चुंबक से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अट्रैक्ट होता है। लिख लो फटाफट से इसको जल्दी से। अगर आपसे कोई पूछे, मान लो कार्बन फ्री रेडिकल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, व्हाट यू विल से? कितना होता है? sp2 का बॉन्ड एंगल 120 होता है। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड एंगल में कोई रोल नहीं है? क्या कोई रिपल्सन नहीं देगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वीएसीपीआर पढ़ चुके हो, क्या रिपल्सन देगा नहीं देगा? ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, कोई रिपल्सन नहीं होता। हमेशा लोन पेयर रिपल्सन करते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता है। रिपल्सन सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, राइट ना? हमेशा लिखवाया होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लिखिए 180 डिग्री। हाँ, एक टॉपिक आएगा आपको पढ़ाएंगे सुधांशु सर, जब बॉन्ड एंगल पढ़ा रहे होंगे, वहां पे वो ऑड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, बताया जाएगा। यहां नहीं होगा, ऑर्गेनिक में ऐसा कोई लोचा नहीं है ना? जैसे मान लो मैं आपको बोलूं NO का हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट होता है ना? जब जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग एटम है तो ऑड इलेक्ट्रॉन इज काउंटेड एज अ लोन पेयर। वो वहां पढ़ोगे, यहां भूल जाओ।
जल्दी जल्दी। जिम वाले को मैं दोबारा रिन्यूअल कराऊं कि नहीं कराऊं? कुछ असर दिख रहा है मेरे ऊपर? नहीं, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो ज्यादा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। बोलना है कि दिख रहा है। जब भी पूछूं कि अच्छा दिख रहा हूं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जब भी पूछूं स्मार्ट दिख रहे हैं, बोलना सुपर स्मार्ट दिख रहे हैं। ठीक है? अदरवाइज एक संडे को दैट विल बी कवर्ड इन 2 आवर एक्स्ट्रा क्लास, इसी संडे को, अपकमिंग से। अच्छा, मैं नीचे वाले बैच में अनाउंस कर चुका हूं, आपको भी अनाउंस कर दूं। कोई बताए ना बताए, अगले संडे को आपका टेस्ट नहीं है ना? 8 से 10 उनकी क्लास चलेगी, नीचे वालों की। 10:15 से 1 आपकी क्लास चलेगी संडे को। ठीक है? ये चलेगी। मान लो आए और सब कुछ बंद दिखा, लाइट ऑन कर लेना है खुद से, बैठ जाना है ना? टेस्ट सैटरडे को है क्या? हाँ, तो उसके अगले दिन कर लेना। अरे भैया, इस संडे की मैं बात कर रहा था। कोई नहीं है ना, संडे को आ जाना, चुपचाप से बैठ जाना। वो जो रिमेनिंग टॉपिक है आइसोमेरिज्म का, ठीक है, उस दिन एक अलग व्यवस्था भी कराई जाएगी। आपको एक एक महालेक्टो भी बांटा जाएगा। तो महालेक्टो जानते हो क्या होता है? वो पुराने जमाने में, हमारे जमाने में आया करता था, है ना? आपसे 4 साल पहले जो जमाना हुआ करता था, उस वाले जमाने की बात कर रहा हूं मैं। इक्लियर्स होता था तुम्हारे बारे में? हमारे जमाने में महालेक्टो होता था। चलो, अब के जमाने में वो आ गया यार, जेम्स आ गया है। कब से है वो? संडे को मैच है। कौन से मैच है? तो बीएन सर खेलेंगे ना, तुमको मैच थोड़ी खेलना है। चलो चलो, इधर 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 हो गया। कार्बोनाइन लिखो, कार्बोनाइन। तुम बातों में मत लगो। देखो, पवन सिंह को जानते हो तुम लोग? अच्छे जानते हो? उनका एक गाना आया हुआ है, आई नहीं, सुने हो? क्या तो गाना है यार। पहले तो बिहार को बर्बाद किया, अब बॉलीवुड पहुंच गए। अब बॉलीवुड में खेत वेत की बात हो रही है, समझो। एक पवन सिंह के कुछ एक खासियत भी बता देता हूं। एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, बड़ा, हाँ, पावर स्टार बोलता है, पता नहीं क्या है पावर स्टार। चलो, सुनो सुनो। तो सुधांशु सर पवन सिंह से बहुत इंस्पायर्ड है। तो पवन सिंह ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग कभी बोला हुआ है, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब आप पढ़ें तो वही डायलॉग को हमेशा ध्यान रखिएगा। भोजपुरी में है, समझ जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है, खाली झमकावला से हुई। इसलिए जब आपको पढ़ाया जाए तो पढ़ना है, खाली झमकावना नहीं है इस तरह से कि हाँ लिख रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ वैसे? खाली शो ऑफ करने से नहीं होगा। हो गया ना ये वाला? बताओ जरा। चलो, कार्बन के 4 बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। ऐसी आवाजें ना निकालो, सोचो हमेशा ऐसी आवाजें हो जाए तुम्हारी, कितने खराब लगोगे। चलो नेक्स्ट। फिर एक बिहार में एक होता है बड़ा अच्छा प्रोग्राम, वहां पे ऐसी आवाज वालों को स्पेशली इनवाइट किया जाता है ना? क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा। तो बेटा, अगर आपको ऑर्केस्ट्रा की तैयारी करनी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस अब शांत हो गया, शांत शांत। अपने अंदर के बच्चे को अंदर ही रखो। हाँ, बस भाई बस, कहां घूम जाते हो तुम? कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस बार? कार्बन। अब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए, तो कार्बन के पास डेल माइनस आ गया और जेड के पास डेल प्लस आ गया। अगर मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया, नहीं लो टेम्परेचर पे हीट किया, अगर मैंने इसको लो टेम्परेचर पे हीट किया, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन या एनायन?
कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इस बार देखो कार्बन के 3 बॉन्ड तो है ही, जेड का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास चला आया और ये जो बन गया है दैट इज कार्बन आयन। ये जो बन गया है दैट इज कार्बन आयन। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ये जो कार्बन आयन है उसमें कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं क्या? कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए और एक लोन पेयर बना हुआ है। तो कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए और एक लोन पेयर भी बना हुआ है। 3 सिग्मा बॉन्ड मैंने बता दिया और एक मैंने लोन पेयर बना दिया और यहां पे माइनस चार्ज है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ फॉर्मल चार्ज कितना है? फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। कार्बन के पास होना कितना चाहिए? 4। अभी कितना है? 5 है भाई। 1 2 3 4 और 5 है ना? चलो तो फॉर्मल चार्ज कितने हो गए? -1। अब यहां पे देखोगे तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक डाउट है मुझे, मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा, मैं सही लिख रहा हूं या गलत? 1s2 2s2 2p2, ये तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में कार्बन किसी काम का नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बना पाता, तो हमेशा कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ता है, तब जाके ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड बना पाता है। तो कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में गया। अभी ये कार्बन है, कार्बन माइनस नहीं, अभी ये कार्बन है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट है। अब मैं कार्बन माइनस बना रहा हूं, ध्यान से देखना। कार्बन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ध्यान से देखना कहां ऐड होगा, 2s में या 2p में? 2s में या 2p में? 2s में या 2p में कहां ऐड होगा? भाई साहब सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आउटर ऑर्बिटल में जुड़ता है, तो अच्छा है कि 2 में जुड़ रहा है। अब आउटर ऑर्बिटल में भी s में जुड़ता है, p में जुड़ता है? s में जुड़ता है। आउटर ऑर्बिटल में s में, रीजन s का इलेक्ट्रॉन एक जगह कंसंट्रेटेड रहता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन आसानी से होता है। आपने पढ़ा होगा पेनिट्रेशन पावर s का ज्यादा होता है, तो s ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए s में जाता है। अब देखो, जो ये आपको लोन पेयर दिख रहा है बोर्ड पे, जो ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है, ये वही 2 लोन पेयर है। ये कार्बन आयन का लोन पेयर 2s वाला ही है। और जो आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा वो ये वाला सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? वो जो माइनस चार्ज आएगा वो 2s में जाएगा और वो जो लोन पेयर बनाएगा वो यही लोन पेयर है, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। एकदम क्लियर? अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें, तो क्या एक s और 3 p मिल रहा है? इस बार एक s और 3 p बॉन्ड में शामिल है, तो एक s और 3 p क्या sp3 हो जाएगा? मुझे बता दो ज्योमेट्री कितना होने वाला है? ज्योमेट्री विल बी व्हाट? sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। बढ़िया बात है। अच्छा शेप कितना होता है? क्योंकि इस बार लोन पेयर आ गया ना, और लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं रहे। जब तक लोन पेयर नहीं था ज्योमेट्री और शेप एक ही था, लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गया ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो गया। लोन पेयर के साथ अगर देखना है ज्योमेट्री, लोन पेयर के बिना अगर देखना है शेप। अब देखना ध्यान से, लोन पेयर के साथ देख रहा हूं, लोन पेयर के साथ यही है, लोन पेयर भी है यहां पे, तो क्या दिख रहा है? टेट्राहेड्रल। तो लोन पेयर के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गया। अगर लोन पेयर मिटा दो, लोन पेयर को भूल जाओ, क्या दिख रहा है? क्या ये पिरामिड की तरफ फील हो रहा है आपको? क्या ये पिरामिड की तरफ फील हो रहा है? एंड दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। लोन पेयर अगर लगा दो तो क्या ये टेट्राहेड्रल हो गया? लोन पेयर अगर छुपा दो तो क्या ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया? लोन पेयर लगाने से ज्योमेट्री, लोन पेयर छुपाने से शेप। यहां पे आ गया ट्राइगोनल पिरामिडल। एक हो गया टेट्राहेड्रल और दूसरा हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इसकी एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री हमने बोल दिया। नेक्स्ट, अगर मैंने ट्राइगोनल पिरामिडल बोला है, लेट्स मेक ट्राइगोनल पिरामिडल यहां पे, अगर मैंने बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल बोला है तो क्या 109 डिग्री रहेगा या कुछ और चेंज हो जाएगा? क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहां पे वीएसईपीआर थ्योरी लग रहा है
और वीएससीपीआर थ्योरी कहता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो क्या ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर को दबाएगा? क्या रिपल्सन इधर से दबाएगा? तो देखो पहले 109 पे था, बट बॉन्ड पेयर दबाने की वजह से कम हो गया, तो इट इज लेस देन 109। कोई नहीं बता सकता कितना होगा, बट ये लेस देन 109 होगा। नहीं, कोई नहीं बता सकता 107 होगा 104 होगा, वो अमोनिया में होता है, वो वाटर में होता है 107 और 104। ठीक है ना, वो अमोनिया और वाटर में होता है, हर जगह नहीं होगा वो। तो आपको 109 से कम होगा, कितना होगा नहीं पता, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कितना होगा, बट 109 से कम होगा। क्यों कम होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, वीएसीपीआर थ्योरी। वीएसीपीआर क्या लग रहा है इसमें? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, बीपीएलपी रिपल्सन। पढ़ लिया ना ये तो? चलो अब आगे बढ़ो, बोर्ड पे देखो जरा। ये 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहां पे? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लोन पेयर कितना है यहां पे? 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। कितने वैकेंट ऑर्बिटल है? 0 वैकेंट ऑर्बिटल है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पे? 0 फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, सारे पेयर्ड है। ओके, अगर ऐसा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 2, 2 4, 2 6 और 2 यहां पे 8 हो गए क्या? टोटल मिला के कार्बन आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट है इनकंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, चूंकि इसके पास माइनस चार्ज है तो मैं इसको क्या बोल दूं? इलेक्ट्रॉन रिच। चूंकि इसके पास माइनस चार्ज है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज है तो ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं क्या? दुनिया का हर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा, एक और बात बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है, तो क्या ये लुईस बेस हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर पड़ा है, तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो क्या इसको हम लुईस बेस बोल देंगे? अब मुझे बताओ कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक बोल दो, पैरामैग्नेटिक बोल दो, बस खत्म कहानी। जल्दी से करिए। इसके बाद लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तुम्हारा पेन है? पेन उठा लो। हो गया? देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
हो गया? चलो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब आपका जीओसी स्टार्ट हो रहा है। खुश हो जाइए कि जीओसी आपका स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। ठीक है, अभी तक आपके पाप ही धुल रहे थे हम 9th-10th वाले। अब आप पहुंच चुके हैं, जीओसी स्टार्ट करने के काबिल बन चुके हैं। अब आपको कार्बोकेटाइन की फीलिंग होगी, कार्बोनाइन की फीलिंग होगी, फ्री रेडिकल की फीलिंग होगी, इलेक्ट्रोफाइल की फीलिंग है, न्यूक्लियोफाइल की फीलिंग है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपने पीरियोडिक टेबल में एक टॉपिक पढ़ा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? अभी हम उसकी ही पूरी चर्चा करेंगे पूरे क्लास में। सबसे पहले ध्यान देना, अगर मैं यहां पे लिख दूं, एक रिएक्शन आपको लिखा था CH3Cl प्लस KOH, ऐसा करके लिखा था, तो मैं भी CH3Cl की बात कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, क्या आपको नजर आया कि एक तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, क्या सीएल का इलेक्ट्रॉन सीएल के पास होगा ही, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी सीएल के पास खींचा चला आएगा। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाना। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, इसी को कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हुई है, इसी को कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। तो यहां पे लिखोगे, इसी को कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। एक और आगे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है ना, उड़ती उड़ती चिड़िया है जिसका नाम है रेजोनेंस, आगे पढ़ाएंगे आपको। रेजोनेंस जो है, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं रेजोनेंस का। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड चार्ज, कंजुगेशन है ये, और कंजुगेशन है तो यहां पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होती है, और फिर ये पाई बॉन्ड यहां टूट जाता है। तो देखोगे तो माइनस चार्ज क्या पाई बॉन्ड बना देगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के माइनस चार्ज बना देगा। अब देखो, दो तरह की शिफ्टिंग है। इसी बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन बस टिल्ट हो गया, झुक गया एक तरफ, इसको कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बदल दिया, देखो पहले यहां बॉन्ड में था इलेक्ट्रॉन, अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बदल दिया, इसको कहते हैं कंप्लीट शिफ्टिंग। एक होता है पार्शियल शिफ्टिंग, दूसरा होता है आपके पास कंप्लीट शिफ्टिंग। ये बस दो चीजें आपको सिखाने के लिए है, मैं लिखना नहीं है इसमें। व्हाट इज पार्शियल शिफ्टिंग एंड व्हाट इज कंप्लीट शिफ्टिंग। अगर इलेक्ट्रॉन उसी बॉन्ड में रह जाए, अगर इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्ड में रह जाए, बस जगह चेंज कर ले, बस शिफ्ट हो जाए, बस झुक जाए एक तरफ, इसको कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड चेंज कर ले, अपनी पोजीशन ही बदल ले, यहां से यहां आ गया, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट शिफ्टिंग। तो किसी भी तरह का शिफ्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, चाहे वो पार्शियल शिफ्टिंग हो, चाहे वो कंप्लीट शिफ्टिंग हो, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर शिफ्टिंग होता ही क्यों है, वाई, क्यों शिफ्टिंग होता है, क्यों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो ध्यान देना, जब जब आप इलेक्ट्रॉन पढ़े हो, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है फ्लो करने की। सिमिलरली यहां भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक तरफ फ्लो ही करेगा, चाहे उसी बॉन्ड में फ्लो कर जाए या दूसरे बॉन्ड में फ्लो कर जाए। तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसलिए वो फ्लो करता है, इसलिए वो पार्शियल और कंप्लीट दिखाता है। तो पार्शियल शिफ्टिंग या कंप्लीट शिफ्टिंग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और हमें इसी को कैटेगराइज करना है, पार्शियल शिफ्टिंग पढ़ना है, फिर कंप्लीट शिफ्टिंग पढ़ना है, चार तरह से पढ़ना है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर इलेक्ट्रॉन की पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग हो, इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसी को लिखोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, साथ में लिखो पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग, पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ, पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ, या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग हो। तो देखो, पार्शियल या कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल,
इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते 5 हैं, आपके सिलेबस में 4 है। 4। पहला होता है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है आपके पास रेजोनेंस या मीजोमेरिक। दूसरा होता है रेजोनेंस स्लैश मीजोमेरिक। तीसरा होता है आपके पास, थर्ड वन इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और चौथा होता है आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और पांचवा जो सिलेबस में नहीं है वो है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक की तरफ देखना भी नहीं है बेटा, सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोमेरिक है, पता है कहां है? हेलो एल्केन हेलो अरीन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ना है, बस 4 लाइन दिया हुआ है और वही एक पैराग्राफ भी अपन पढ़ेंगे, वही 4 लाइन है। एक बार मात्र सवाल आया है पिछले 33 साल में, पिछले 33 इयर्स में एक बार सवाल आया है जीओसी में इलेक्ट्रोमेरिक पे, और वो भी 90s में आया है। उसके बाद इस टॉपिक को लोग भूल ही गए। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अभी हम इसको पूरा डिटेल में एक एक पढ़ने वाले हैं, यही तो पूरा जीओसी है। इसमें लिख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इस यहां पे होता है बेटा पार्शियल शिफ्टिंग। कैसे होता है पार्शियल शिफ्टिंग अभी पढ़ेंगे, बट लिख लीजिए यहां पे होता है पार्शियल शिफ्टिंग। बाकी इन तीनों में कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। अगर शिफ्टिंग की बात करें तो बाकी इन तीनों में कंप्लीट शिफ्टिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड की पोजीशन बदल रहा होगा, है ना। कई लोगों को डाउट होता है इलेक्ट्रोमेरिक में कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन वहां भी टूट के दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है ना। जब रेजोनेंस पढ़ रहे होंगे वहीं पे एक टर्म आएगा टॉटोमर, जो आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो रेजोनेंस का छोटा भाई है टॉटोमर, यहां पे पढ़ेंगे। फिर तुम कित कित खेल रहोगे यहां पे। चलो, पार्शियल शिफ्टिंग और कंप्लीट शिफ्टिंग। इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये तीनों 1 2 3 ये तीनों क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पार्शियल कैसे परमानेंट हो सकता है, हो सकता है, अभी दिखाऊंगा। और इलेक्ट्रोमेरिक जो होता है वो होता है टेम्पररी। इलेक्ट्रोमेरिक इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। शिफ्टिंग से टेम्पररी और परमानेंट का कोई रिलेशन नहीं है। जल्दी से लिखिए और हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। एक मान लो एग्जांपल आपसे दूं, मान लो एक लोहे का रॉड है, इस गेट से स्टार्ट हो रहा है, उस गेट पे खत्म हो रहा है, एक लोहे का रॉड है, और मैं यहीं पे हीटर लगा रहा हूं और यहीं पे टच कर रहा हूं। ज्यादा गर्म होगा कम गर्म होगा? थोड़ा दूर पे जाके टच कर रहा हूं, ज्यादा गर्म होगा कम गर्म होगा? सबसे दूर पे जाके टच करूं, बहुत कम गर्म होगा। ठीक बात है, अभी इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के जहां आग लगी है वहीं गर्मी होती है ना। हेंस कंक्लूजन इज दिस। क्या? इसलिए जिम जा रहे हैं? यार तुम्हें किसी ने गलत समझा दिया और तुमने गलत समझ भी लिया है, मुझे तो ये बात पे डाउट होता है। चलो चलो चलो, लिख लो, हो गया क्या? लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग आएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट में पेन को रख दीजिए नीचे और जो गंदी सी शक्ल है उसको कर लीजिए ऊपर बोर्ड की तरफ। अब देखो बोर्ड पे ध्यान से,
लिखना मना है, ये मैं पहले बता देता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने 4 कार्बन के लाइन से बॉन्ड बनाए, CH3, फिर यहां पे बनाया CH2, मुंह बंद कर लो बेटा, CH2, फिर अगला बना दो CH2, और मान लो यहां पे एक एलिमेंट लिया जिसका जो ले लिया Z मान लो क्या हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई भी हो सकता है, Cl हो जाए, F हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये कंडीशन है Z मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। अब आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ रखा है, ध्यान से बोर्ड पे देखना सब लोग। अगर मैं सबसे राइट वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कार्बन और Z की बात कर रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, कार्बन के पास या Z के पास? इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा Z के पास। तो अगर Z के पास इलेक्ट्रॉन गया, किस वजह से गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। और क्या यहां पे डेल माइनस चला जाएगा? जी हां। अगर डेल माइनस गया तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? तो क्या यहां पे डेल प्लस आ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब इस बॉन्ड को भूल जाओ। अब आपको क्या करना है, दूसरे बॉन्ड पे फोकस करना है, इस वाले बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड पे फोकस करना है। कार्बन Z पे भूल जाओ, कार्बन कार्बन पे। अब इस कार्बन और इस कार्बन में डिफरेंस है या सेम है? डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला कार्बन न्यूट्रल है और ये वाला कार्बन प्लस चार्ज है, दोनों में डिफरेंस है। ये वाला कार्बन न्यूट्रल है और ये वाला कार्बन प्लस चार्ज है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास, इसके पास ये प्लस चार्ज हो गया ना, प्लस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इन दोनों में इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो कुल मिला के इन दोनों में ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर से सुनो, ये कार्बन और Z है, Z मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दिया हुआ है, Cl हो सकता है, F हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच के माइनस ले आएगा और सामने वाले पे प्लस ले आएगा, ठीक बात है। अब मुझे यहां फोकस कराना है आपको, इन बॉन्ड, इस बॉन्ड पे फोकस करिए। इस बॉन्ड में एक पे प्लस एक पे न्यूट्रल है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये सामने से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस बार क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। दोनों कार्बन ही थे, बट एक न्यूट्रल कार्बन एक प्लस कार्बन है, तो प्लस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसने न्यूट्रल वाले से खींच लिया। अब इसने न्यूट्रल वाले से खींच लिया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो क्या डेल ऑफ डेल प्लस हुआ? ये वही वाली बात है कि अगर ये लंबा रॉड है, अगर मैं यहां पे आग लगा रहा हूं तो यहां पे ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा गर्मी होगी, जैसे जैसे दूर जा रहा हूं गर्मी कम हो गई, चार्ज कम हो जा रहा है। फिर से फोकस करो। अब इस बार बेटा ध्यान से इस वाले बॉन्ड पे फोकस करना। एक न्यूट्रल कार्बन एक पॉजिटिव कार्बन है, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो क्या इस बार ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, क्या इस पे डेल्टा 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 प्लस आ गया? अब देखो इस वाले बॉन्ड पे फोकस करो, इस वाले बॉन्ड में इस पे ये कार्बन प्लस है, कार्बन है, तो कार्बन प्लस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो प्लस वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस, है ना। कुल मिला के ये देखोगे एक बार और, आपकी शक्लें बता रही है, पढ़ाने की आग इधर लगी है तो मैं पढ़ाऊंगा, तुम चुप रहोगे। बोर्ड पे, बोर्ड पे बेटा, बोर्ड पे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बेटा धुआं निकाल दूंगा, तुम इधर देख लो नहीं तो। हाँ, अब देखो जरा, इंडक्टिव इफेक्ट है, यहां पे आपके पास 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड। मैं सबसे पहले लास्ट वाले सिग्मा बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं, इस वाले सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करना। यहां पे मुझे बड़ी क्लियरली दिख जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपनी तरफ खींच लेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। अब अपनी तरफ खींच लिया तो क्या यहां माइनस आ गया और यहां प्लस आ गया। इसमें सबसे आसान होता है माइनस प्लस देखना, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को देखता हूं, अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, इसको या इसको? प्लस चार्ज को। एक कार्बन है और एक कार्बन प्लस है, तो प्लस वाला तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया ना, यहां से यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, तभी तो प्लस चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके रेस्पेक्ट में इसका चार्ज कम हो गया ना, डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। अब देखो ध्यान से,
अब इन दोनों में, इस वाले बॉन्ड में देखो, इस पे न्यूट्रल है और ये प्लस है, प्लस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या खींचेगा? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपनी तरफ खींच लिया, अगर खींच लिया तो यहां से लॉस हो गया, डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। अब इसमें देखो, एक कार्बन प्लस है, कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन प्लस ज्यादा करीब है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो अपनी तरफ खींच लिया, और अगर अपनी तरफ खींच लिया तो यहां पे आ गया डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस। ये वही बात है कि एक लंबा सा रॉड है और यहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि हीटर लगा हुआ है, तो यहां पे चार्ज सबसे ज्यादा होगा, हीट सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हीट कम हो गई, प्लस चार्ज कम हो गया, दूर हो गया हीट कम हो गया, प्लस चार्ज, दूर जाने पे हीट कम प्लस चार्ज कम, दूर जाने पे हीट कम प्लस चार्ज कम। कुल मिला के अगर मैं लिखूं कि डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा होगा, ये बात सही है कि गलत है? किसके रेस्पेक्ट में? डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस के रेस्पेक्ट में। अगर मैं लिखूं डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस, और सबसे कम कौन हो जाएगा? जो सबसे दूर है वो सबसे कम हो गया, जो सबसे दूर है वो सबसे कम हो गया। मॉड लिखा है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड है ना। चलो, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज कम होते जा रहा है, ठीक है। एक और चीज, ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल ही है ना, तो अगर मैं ये सारे प्लस को जोड़ दूं तो क्या वो माइनस के बराबर आएगा? तभी तो वो न्यूट्रल होगा। तो इसके लिए लिखा जाता है कि डेल प्लस को जोड़ दो प्लस, डेल डेल प्लस को जोड़ दो प्लस, 3 बार डेल प्लस को जोड़ दो, 4 बार डेल प्लस को जोड़ दो, इसको जो जोड़ोगे सबका मैग्नीट्यूड डेल माइनस के बराबर ही आएगा, क्योंकि ओवरऑल क्या होना है? न्यूट्रल होना है। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट बोर्ड पे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है, यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। अच्छा एक बात बताना, क्या सेम बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है? सेम बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो सेम बॉन्ड की शिफ्टिंग को पार्शियल बोलते हैं। तो यहां पे इसका डेफिनेशन आता है, लिखना नहीं है, यहां पे इसका डेफिनेशन आता है कि पार्शियल शिफ्टिंग। एक और चीज, ये परमानेंट है या टेम्पररी है? एक और चीज ध्यान से, कैसे रटिफिकेशन थोड़ी है। मान लो, ध्यान दो, ये वाला है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो ये परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ एक बार गया तो गया, ऐसा नहीं हो सकता कि वापस कार्बन के पास आ जाए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी। एक बार उसने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा तो उधर सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये वापस नहीं आ सकता, इट कैन नॉट रिवर्स। तो ये परमानेंट इफेक्ट इसलिए बोलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा परमानेंट इफेक्ट है, टेम्पररी नहीं है। ऐसा नहीं कि हुआ और फिर वापस चला आया, नॉट पॉसिबल। तो पार्शियल तो होता ही है, परमानेंट भी होता है। पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग, बोलो यहां तक कोई डाउट? सेम बॉन्ड में शिफ्ट हुआ है, पार्शियल शिफ्टिंग, एक बार शिफ्ट हुआ तो हमेशा के लिए हो जाएगा, यानी कि परमानेंट शिफ्टिंग। परमानेंट, पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग। अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बढ़िया। पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और बात, पार्शियल हुआ, परमानेंट हुआ, सिग्मा बॉन्ड का हुआ, क्यों हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। पार्शियल एंड परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसी को क्या बोल देते हैं? इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को हम लोग बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं, और कुछ नहीं होगा। पार्शियल होगा, परमानेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से होगा। 4 वर्ड है, पार्शियल, परमानेंट, सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। अच्छा एक और बात, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, क्या चार्ज कम हो जा रहा है? तो क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या? जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं चार्ज कम हुआ, और चार्ज कम हुआ तो क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया? तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पर डिपेंड कर। कैसे डिपेंड कर रहा है? हाँ ध्यान से देखना, अगर पास में है तो ज्यादा चार्ज है, ज्यादा इफेक्ट है। जैसे ही दूर हुआ इफेक्ट कम हुआ, और दूर हुआ इफेक्ट और कम हुआ, चार्ज और कम हो गया। जैसे ही दूर हुआ इफेक्ट, मतलब कम डिस्टेंस है तो इफेक्ट ज्यादा है, और ज्यादा डिस्टेंस है तो इफेक्ट
कम हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि छोटा डिस्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है और बड़ा डिस्टेंस पे कम इफेक्ट दिखा रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? छोटा डिस्टेंस पे कम, छोटा डिस्टेंस है तो ज्यादा इफेक्ट है, यानी कि ज्यादा चार्ज है। छोटा डिस्टेंस है ज्यादा इफेक्ट ज्यादा चार्ज, बड़ा डिस्टेंस कम इफेक्ट कम चार्ज। इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। चलो तीसरा पॉइंट, क्या ये कभी पाई बॉन्ड में लग सकता है ना? डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा बेटा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे ही लगेगा एंड नॉट ऑन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। हमेशा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे लगता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता है। हां, अब इसका रीजन है क्यों, कोई बताएगा क्यों? वाई इंडक्टिव इफेक्ट पाई पर नहीं लगता है? पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट नहीं करता है, वो ट्रांसफर ही हो जाता है। जब वीक बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड एक बॉन्ड से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, वो शिफ्ट नहीं होता। सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये केवल शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो आगे पढ़ेंगे, वो आ जाएगा रेजोनेंस में, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है वहां पे। सिग्मा स्ट्रॉन्ग है तो बस शिफ्ट हुआ है, पाई वीक है तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे रेजोनेंस में होगा। वहां पे पाई बॉन्ड आता है, लिख लो फटाफट से। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का प्रॉपर्टी है और कुछ है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट का सवाल है, आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोचना है, वही हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। एक और छोटा सा पॉइंट है, इट इज इफेक्टिव अप टू 3 कार्बन। 3 कार्बन के बाद ये 0 हो जाता है, नल हो जाता है। 3 कार्बन तक ही चल पाता है, ठीक है ना? चौथा, इट इज इफेक्टिव अप टू 3 कार्बन। 3 कार्बन तक होता है, 3 कार्बन के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए लिखा है इट इज एकदम 0, डेल 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 प्लस टेंड्स टू 0। हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव आ गया। हाँ, बट ये मैंने बोला ना परमानेंट है, एक बार चार्ज आया तो आया, ठीक है? अब ये चार्ज आ गया, तो चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिया है, तब ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक सेम कहानी है, लिख लिया आपने? जल्दी लिखो। इस बार टेस्ट कब है? 7 तारीख को। 7 तारीख मतलब इस वीकेंड नहीं, अगले वीकेंड। ठीक है, अच्छा है। इस बार मैं सोच रहा हूं मैं खुद टेस्ट पेपर बनाऊं, एक एक टेस्ट में खुद बनाऊं, ठीक है? और मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा वो नीट ही रहेगा, नीट से हिलता नहीं है। लास्ट टेस्ट पेपर में मेरा योगदान था, ठीक है? इट वाज एग्जैक्टली नीट लेवल। अगर आपको लगता है कि वो हार्ड है या आसान है तो आपको गलत लग रहा है। इट वाज एग्जैक्टली नीट लेवल, वही नीट में आएगा जो आप केमिस्ट्री के पेपर की मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लेके, ठीक है? और सेम आप देखोगे इस बार भी ऑर्गेनिक भी मैं ही बनाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी सुधांशु सर को बोल के मैं ही बनाऊंगा। मतलब उनको बोल दूंगा कि आप ना बनाओ, मैं बनाता हूं, ठीक है? और फिर आपके एकदम नीट लेवल के सवाल आएंगे, आप देख लेना। एक उससे मिलता जुलता सवाल पीवाईक्यू का है, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है? बीएन सर, बायो में तो मैं एक ही सवाल डाल दूंगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज डैश, बस खत्म, है ना? खेल लो तुम लोग फर्स्ट बेंच पे बैठ के सारा,
क्या रेस लगाए हो क्या? तुम फेंक रहे हो, तुम फेंक रहे हो, बोले गधे लोग। ये लो, ये लो। हाँ, और तुम पेन नहीं संभाल पा रहे हो। आगे बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें संभालनी है बेटा। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया? नहीं हुआ? मुंह बंद। चलो, इसके बाद अपने को क्वेश्चंस करने हैं। पहले एक एक सिनेरियो और है, वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करने हैं। इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंडक्टिविटी भी बोलते हैं। चलो, हो गया? एक केस और है, आपको ध्यान से समझना है। एक केस और है। ये क्या हुआ? चलो, तो एक केस और मैं यहां पे बताता हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पे ही। मैं फिर से 4 कार्बन बना रहा हूं, CH3, CH2, CH2, फिर आगे जाओगे CH2, और फिर यहां पे आ जाएगा आपके पास Z। Z इस बार ध्यान रखिएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, मुंह बंद। Z लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ध्यान से देखो, सबसे लास्ट वाले बॉन्ड पे फोकस करना बोर्ड पे। Z लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्या? तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा? तो क्या उस पे माइनस आ गया? ओके, इस पे प्लस आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, अब मैं इस वाले बॉन्ड पे फोकस करवा रहा हूं, ये वाले बॉन्ड पे। तो क्या एक न्यूट्रल कार्बन है और एक माइनस कार्बन है? न्यूट्रल कार्बन एक माइनस कार्बन है, तो कौन डोनेट करेगा? माइनस कार्बन। माइनस कार्बन डोनेट कर देगा ना, तो माइनस कार्बन डोनेट कर दिया, तो क्या सामने वाले को डोनेट कर देगा? और सामने वाले पे डोनेट कर दिया, तो देखो यहां पे डेल ऑफ डेल माइनस आ गया। फिर से देखो, यहां पे डेल ऑफ डेल माइनस आ गया, तो कौन डोनेट करेगा? माइनस वाला डोनेट करेगा। माइनस वाला डोनेट करेगा तो सामने वाले को डोनेट कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा डेल ऑफ डेल माइनस। और डोनेट कर देगा तो डेल ऑफ डेल ऑफ डेल ऑफ डेल माइनस। हो गया कि नहीं हो गया? एक बार और? नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बेटा, इधर आ जाओ। अगर आपके पास, ध्यान दो, लास्ट वाले बॉन्ड में ध्यान दो, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस चला जाएगा, और यहां पे क्या प्लस चला जाएगा। बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन और इस कार्बन में बोल रहा हूं, कौन, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? माइनस वाले के पास। माइनस हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच डोनर होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, डोनर है, तो क्या सामने वाले को डोनेट कर देगा? अगर सामने वाले को डोनेट किया तो इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, डेल ऑफ डेल माइनस। अब इन दोनों में देखो कौन डोनेट करेगा? जिसके पास माइनस है, तो सामने वाले को डोनेट कर देगा। क्या यहां पे डेल ऑफ डेल माइनस हो रहा है? अगर और सामने वाले को डोनेट कर देगा, तो क्या यहां पे डेल ऑफ डेल ऑफ डेल ऑफ डेल माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? अगेन वही सेम चीज होगी कि जैसे जैसे दूर जाओगे माइनस चार्ज कम हो जाएगा, जैसे जैसे दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। तो लिख लीजिए, सेम कहानी यहां पे भी, डेल माइनस सबसे ज्यादा होगा, डेल ऑफ डेल माइनस थोड़ा कम हुआ, डेल ऑफ डेल माइनस और कम हुआ, और ये 4 बार जो डेल्टा आया है वो ऑलमोस्ट 0 हो गया। उसी तरह ओवरऑल न्यूट्रल जाना है, तो डेल माइनस प्लस डेल डेल माइनस प्लस 3 बार डेल माइनस प्लस 4 बार डेल माइनस, सबका समेशन जो है वो डेल प्लस के बराबर आ जाएगा। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, या तो वो ले सकता है या तो वो दे सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा। एक और चीज, इंडक्टिव इफेक्ट जो आपने देखा वो किसका है? इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन का है या कोई और एलिमेंट का है? किसका है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट बेटा इस ग्रुप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इस ग्रुप का होता है। आप देखो तो इस ग्रुप ने इस पूरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया क्या? इस ग्रुप की वजह से पूरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया क्या? और इस ग्रुप की वजह से पूरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया क्या? तो 2 तरह के ग्रुप होंगे।
एक ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होगा और एक ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा। तो दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। लिख लिया आपने? नहीं लिखा तो जल्दी लिखो। दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होगा। एक इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक जो होगा वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हो गया? लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पहले लिखो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को ही लिखते हैं माइनस आई इफेक्ट, और एक होता है बेटा आपके पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि आपके पास प्लस आई इफेक्ट। बेटा बातें नहीं, उठा के फेंकना भी आता है मुझे। प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस और प्लस। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, अगर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है तो इसका मतलब कोई भी एटम लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, जैसे आपने देखा था पिछले वाला एग्जांपल, ये वाला जो Z है, क्या इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? अगर खींच रहा है तो माइनस आई दिखा रहा है। और क्या ये वाला Z सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये प्लस आई दिखाएगा। तो दो तरह का सिस्टम होगा। एक सिस्टम होगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक तरह का ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन सामने धक्का मार देगा इलेक्ट्रॉन को सामने की तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम या ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस आई इफेक्ट। और जो कौन डोनेट करेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो डोनेट कर देगा। या फिर आप लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो भी तो डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि माइनस चार्ज, लोन पेयर, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं और पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग शो माइनस आई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस आई शो कर देगा, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस आई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, जिसके पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो इसको फटाफट से नोट करिए। फिर क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप क्वेश्चंस कर लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, तब मैं ऑर्डर लिखाऊंगा। अभी ऑर्डर लिखाऊंगा तो रट लोगे, रटना नहीं चाहता मैं, खुद ऑर्डर बना लोगे। अभी आप देखो, बनवाऊंगा आपसे ऑर्डर अभी। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, खत्म। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब, और प्लस का मतलब तीन चीजें, या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या माइनस चार्ज हो, या लोन पेयर हो। करे क्वेश्चन? चलो, आपके सामने ये 12 क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। कह रहा है आइडेंटिफाई माइनस आई या प्लस आई। मेरे साथ करेंगे, बोर्ड पे देख के मेरे साथ करोगे 12 क्वेश्चन, फिर पेन उठाओगे। पहले मेरे साथ कर लो, वरना कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये माइनस आई दिखा रहा है कि प्लस आई दिखा रहा है? अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बेंजीन में क्या बेटा आपके पास sp2 कार्बन है, और आपको यहां पे देखोगे तो क्या यहां पे sp3 कार्बन है। तो कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 या sp3? अगर आपको नहीं पता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर मैं भी लिखवा देता हूं, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी लिखवाया ही होगा। sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
sp3 कार्बन तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। वैल्यू याद है? इनऑर्गेनिक में बिना वैल्यू के काम चल जाएगा। वैल्यू याद है? यहां पे याद करना पड़ेगा। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.50। ठीक है, 2.5, पौने 3, सवा 3। ठीक है, 2.5, पौने 3, सवा 3, ऐसा कुछ करके याद रखना है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 का ज्यादा है sp3 का ज्यादा है? sp2। तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या वो माइनस आई शो करेगा? तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई शो करेगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस आई शो कर देगा। यानी कि बेंजीन रिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बोर्ड पे देखो, अगर मैं पूछूं यहां पे OH क्या करेगा? माइनस आई या प्लस आई? क्यों भाई? क्योंकि देखो यहां पे, क्या ये sp2 कार्बन है? ध्यान से देखना, क्या ये sp2 कार्बन है? और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.75। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? ऑक्सीजन का 3.5। पॉलिंग स्केल लिखवाया होगा सर ने। भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऊपर वाले का। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या वो खींचेगा? माइनस आई। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या वो डोनेट कर देगा? प्लस आई। सिंपल। जो विथड्रॉ कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आई। जैसे यहां पे आ जाओ, अगर मैं बोलूं आपको ट्रिपल बॉन्ड क्या शो कर रहा है, आपको अब तो दिख गया ना डायरेक्टली। ये sp कार्बन, sp2 कार्बन। sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या ये अपनी तरफ खींच लेगा? अगर अपनी तरफ खींचेगा तो क्या ये माइनस आई दिखाएगा? और सामने वाला डोनेट कर देगा तो प्लस आई। अगर आपसे पूछा जाए कि सी डबल बॉन्ड ओ क्या शो कर रहा है यहां पे, माइनस आई या प्लस आई? सी डबल बॉन्ड ओ क्या शो कर रहा है, माइनस आई या प्लस आई? भाई देखो यहां पे सी डबल बॉन्ड सी है और यहां सी डबल बॉन्ड ओ है। सी डबल बॉन्ड ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना। सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सी डबल बॉन्ड ओ। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। तो पूरा पूरा बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ जाएगा। तो क्या ये प्लस आई हो गया? उधर आओ, फ्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है प्लस आई शो कर रहा है? फ्लोरीन ऑलवेज शो माइनस आई। क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑलवेज शो माइनस आई। अच्छा, ये अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया तो इसको देना पड़ गया तो ये क्या शो करेगा? प्लस आई। इसमें बताना ये क्या शो करेगा, माइनस आई या प्लस आई? ये माइनस आई या प्लस आई? क्योंकि ये sp3 कार्बन दिख रहा है और यहाँ sp2 कार्बन दिख रहा है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या शो करेगा? माइनस आई। और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या शो करेगा? प्लस आई। इसमें बताओ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना आए तब तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता है। तो ये यहां पे कुछ भी नहीं शो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में, 8 वाले में, 8 वाले में NO2 के बारे में बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, NO2 के बारे में बताओ। कैसे? कोऑर्डिनेट बन रहा है इसलिए। गजब आदमी हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। क्या यहां पे sp2 कार्बन है? बहुत बढ़िया, sp2 कार्बन चमक गया। ये वाला कौन सा नाइट्रोजन है? sp नाइट्रोजन, sp2 नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन। अच्छा लॉजिक है बट समझा रहा हूं मैं। ध्यान दो, ये sp2 कार्बन है और देखो यहां पे जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर नहीं होगा उस पे। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया ना इधर, तो नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? 3। नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए? 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, क्या sp2 नाइट्रोजन हो जाएगा? अब मुझे बताओ कि sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कि sp2 नाइट्रोजन का? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है वैसे ही आपको sp नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 5.1। sp नाइट्रोजन फ्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। याद है? पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। ये हटेगा कि नहीं? अबे यार, आ गया।
आएगा बेटा, कहां जाएगा, फिर चला गया। हाँ, आ जाओ, इधर लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, आपको दोनों की वैल्यूज याद रखनी है। आपको ये आइडिया नहीं होता है, मैं दिखा देता हूं। अगर आपके पास sp नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, N में कितना है, 3 बॉन्ड है, तो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू सोच लो बेटा, 5.1। ये बहुत ज्यादा, आपको लगता था अभी तक कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। अच्छा नेक्स्ट, sp2 नाइट्रोजन का कोई बताएगा क्या, 4.1 होता है, यह भी फ्लोरीन से ज्यादा होता है। अब सोचिए sp3 नाइट्रोजन का कितना होता है, 3.0। 3.0, ये याद रखना है वैल्यू, और ये बार बार काम आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में यही फंसाता है, आपको पता ही नहीं चल पाता कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब बताओ मुझे, ये कौन सा नाइट्रोजन है, ये कौन सा नाइट्रोजन है, sp2 नाइट्रोजन। कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, sp2 कार्बन या sp2 नाइट्रोजन, sp2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये जो NO2 है वो माइनस आई शो करेगा, और इधर क्या हो गया, प्लस आई शो करेगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ज्यादा ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वो गलत लॉजिक होता है, राइट। आंसर आपका सही आ जाएगा, लेकिन तुक्का सही नहीं है। सही लॉजिक क्या है, वो sp2 नाइट्रोजन है, sp2 कार्बन है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, sp2 नाइट्रोजन। समझ आया। और बार बार इसको अप्लाई करूंगा, इसको डब्बे में कहीं कॉपी के छत पे लिख लीजिए ऊपर ऊपर, ठीक है। अब आओ 9th नंबर में, इंपॉर्टेंट अगेन। 9th नंबर में मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेंजीन रिंग क्या शो करेगा, माइनस आई प्लस आई। बेंजीन रिंग क्या शो करेगा, माइनस आई प्लस आई। क्यों माइनस आई शो करेगा, बहुत बच्चा वाला लॉजिक दे देता हूं भाई। यहां पे 6 sp2 कार्बन है, और यहां पे बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 है, यहां पे हो जाएगा प्लस आई, ठीक है। बच्चों वाला, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इधर है, कम इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा इसमें बताना जरा, ये C डबल बॉन्ड O क्या शो कर रहा है, एस्टर क्या शो कर रहा है, माइनस आई प्लस आई। यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्या माइनस आई इधर ज्यादा होगा और इधर प्लस आई हो जाएगा। इसमें बताना जरा, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। क्या भाई ये sp कार्बन दिख रहा है आपको, और क्या ये sp3 नाइट्रोजन दिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इस बार 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो एक लोन पेयर होगा, sp3 नाइट्रोजन। sp कार्बन कितना है, sp नाइट्रोजन की sp3 कितना है, 3। किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो क्या ये कौन दिखाएगा, माइनस आई। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो माइनस आई दिखाएगा। जनरली लॉजिक क्या लगाता है, सर कार्बन है या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसको माइनस आई बोल दो ना। हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, ये sp कार्बन है, ये sp3 नाइट्रोजन है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25, sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, sp कार्बन। sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा माइनस आई। आया समझ में, आया समझ में। इसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ में इसी साल आया है, इसी साल, लास्ट ईयर, ठीक है। sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन का एक वो करना था आपको, कंपेयर करना था। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो C डबल बॉन्ड C है इधर, और उधर C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O वाला माइनस आई दिखाएगा, और सामने वाले में से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो प्लस आई दिखा देगा। सिंपल है। आपको क्या करना है, माइनस आई वो दिखाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, खत्म। माइनस आई वो दिखाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इन 6 वैल्यू से बाहर कोई माइनस आई, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा ही नहीं है ना। मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन यही बना सकते हैं वो, कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर कर सके, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है ना। इसके बाहर नहीं है, दिस इज मैक्सिमम नीट लेवल। जल्दी करिए, फटाक से नोट करिए। क्या हो गया, 12:15। तरुण सर आज लेट हैं, नहीं नहीं लेट हैं वो, कोई बात नहीं, तरुण सर आज लेट हैं, पढ़िए जल्दी, 5 सेकंड। स्मार्ट लग रहे हैं ना, इसीलिए देर तक पढ़ाएंगे। हो गया जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन ही है, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन करने में तो मैंने सुना है तुम्हें बहुत मजे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, बहुत अच्छा। चलो यार, तुम्हारे में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तब तक खत्म हो जाता है। चलो, ये मन ही नहीं भरता है मेरा। लास्ट क्लास लेके 3 बजे तक पढ़ा दिया जाए। हाँ, हमारी ऑनलाइन में भी क्लास होती है ना? ऑनलाइन छोड़ दें? नहीं भाई, हमारी सैलरी ऑनलाइन की वजह से मिलती है। ठीक है, हम तो यहाँ शौक की वजह से आ जाते पढ़ाने। यहाँ मुझे आगे अच्छा लगता है इसलिए मैं आता हूँ, लिटरली सही बता रहे हैं। यहाँ आने से मुझे कोई बहुत, यहाँ तो अच्छा लगता है बस। यहाँ मन की शांति के लिए आते हैं। जल्दी करो भाई। मुझे संडे रात को पता चला कि तुम्हारी मंडे की क्लास नहीं है। सोचो कितनी खुशी हुई होगी मुझे संडे रात। बुरा लगा ना? मुझे अच्छा लगा था कुछ कि मुझे अब एक दिन और है जो मैं 8-9 बजे तक सो सकता हूं, है ना? फिर मेरी उन्होंने उधर ऑनलाइन में क्लास लगा दी 10 बजे, तो उठना पड़ा। वरना छुट्टी के दिनों में मैं जबरदस्त सोता हूं। मेरे को लोग घर में बोलते हैं कि ये पांडा से ज्यादा सोता है। पांडा पता है ना? पांडा बहुत सोता है। मैं वैसे ही सोता हूं, है ना? मेरा अगर संडे का मेरा रूटीन आप जानना चाहो तो संडे इज माई रिलैक्स डे। तो संडे में जैसे 7, 6:30, 7 के बीच में मेरी नॉर्मल डे में नींद खुलती है, तो 6:30, 7 में मेरी नींद खुल जाएगी। मैं उठता हूँ, ब्रश व्रश करता हूँ। अब संडे है, फिर ब्रेकफास्ट कर लो बढ़िया, है ना, दबा के। फिर जो नींद आती है ना सुबह वाली, ओए होए, अमेजिंग है ना वो फिर स्वर्ग है, फिर हेवन है वो, है ना? फिर आप 16 पे एसी लगाओ और कंबल लो, है ना? और सोचो, और सुनो सुनो सुनो, फिर आप, मेरे पास एक वो है, होम स्पीकर है, उसमें भोजपुरी गाने लगा दो, है ना? उसमें भोजपुरी यहाँ गाने लगा दो कि आई नहीं, है ना? फिर तो भाई साहब क्या तो आनंद है। और अगर मान लो नींद नहीं आ रही है, मान लो उसमें नींद नहीं आ रही है, कई बार होता है नींद नहीं आ रही है, तो मेरे मतलब उसमें टीवी में नेटफ्लिक्स वो कर दो, पेयर कर दो, है ना? फिर सामने लेट के जो नेटफ्लिक्स देखने में जो कंबल में मजा है ना, वो सुख, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। कि बाहर बाहर मान लो एकदम धूप पड़ रही है, 12 बजे हुआ है, लेकिन आपके रूम में कोई घुसेगा, बोलेगा यार ये रात के 12 कैसे बज रहा है, इतना अंधेरा क्या हुआ है, पर्दा में एकदम चिपका हुआ है कि गलती से कोई एक स्पेसनेस है, लाइट नहीं दिखना चाहिए, है ना? फिर माहौल है वो। फिर हमारे यहां वो है, टाइम टाइम से खाना मिलता रहता है, टाइम टाइम से खाना मिलता रहता है, टाइम टाइम से जूस आ जाता है, तो मस्त पड़े रहते हैं पांडा की तरह। सुधांशु सर छोड़ो यार, रात को एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना। सुधांशु सर सिर्फ, एक हमारे यहाँ एनके सर हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, है ना? हाँ, एनके सर हैं वो। तो एनके सर से अभी हमने पूछा कि सुधांशु सर वो लास्ट वीकेंड साथ में थे, वो दोनों लोग। हालांकि मुझे भी बुलाया, मैं समझ गया था कि यहां नहीं जाना है, तो मैंने बोल दिया मेरा कोई और प्लान है। फिर मैंने सुना कि अब इनके सर कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मरना पसंद है, इनके साथ जाएंगे नहीं पार्टी में, समझ रहे हो? तो सुधांशु सर जो है एकदम हाय हाय अलग आदमी है, अच्छे आदमी है, सीधे साधे आदमी बेचारे, है ना? असली जन्माष्टमी उन्होंने मनाई है। जो कृष्णा है ना, रियल कृष्णा देखना, सुधांशु सर को देख लो, समझ रहे हो? हमारे हमारे जो कान्हा जी हैं, नीचे बैठे हुए हैं अभी, समझ रहे हो? हमारे कान्हा जी, भाई हमने देख लिया, उनको वीडियो कॉल किया था, सर आप दिख गए, बस कान्हा जी दिख गए, है ना? जो कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे, आप तो वही कर रहे हो, है ना? तो हमने उन्हीं को देख के कृष्ण जन्माष्टमी मना लिया। चलो भाई ठीक है, क्योंकि पटना में तो भीड़ था भाई, हर जगह भीड़ है, अरे मेरे सोसाइटी के मंदिर में भीड़ थी यार, वहां पे मतलब आई थिंक 20-25 लोगों की लाइन पड़ी है,
मैंने कहा यार क्वेश्चन, ये कौन था? ये कौन था? रुक जाओ, फैसला कर लेने दो। अरे भाई उसका बॉटल गिर जाएगा यार। बस बस भाई बस, बैठ जाओ। ये कौन बजाया और क्यों बजाया? माहौल के लिए। अगली बार से माहौल बिगड़ सकता है, ये लास्ट वार्निंग है, राइट? चलो, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बनाने से पहले कॉपी कर दें। ये अलग डिमांड आया आज, इसको भी कॉपी। अब लो यार, सारा क्वेश्चन कॉपी कर दें। ये अलग डिमांड है वैसे, नाइस। और ये भी कॉपी कर देते हैं, हो गया। अब तो कॉपी हो गया है, अब तो सारा ही करना है। आइए अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे पूछा जा रहा है कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, माइनस या प्लस? और माइनस दिखाएगा तो कौन ज्यादा दिखाएगा? पहले वाले में बताओ, क्या ये माइनस दिखाएगा या प्लस? माइनस या प्लस? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस। इसमें भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा माइनस आई दिखाएगा। अब यहां आ जाओ, क्या माइनस आई दिखाएगा और OH ज्यादा दिखाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से? इसमें बताओ कार्बन या सल्फर? यहां पे ध्यान देना, ये OCH3 है बेटा, OCH3 SCH3। OCH3 हो गया, इसमें NH2PH2 में, इसमें बताओ जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई दिखाएगा। इसमें बताओ, ये sp है, ये sp2 है, तो sp वाले को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहां 2 ऑक्सीजन या 1 ऑक्सीजन, यहां ज्यादा ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आसान वाले क्वेश्चन है ना? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के बाद एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, उसको रटना ना पड़े, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कर। जैसे ये बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो माइनस आई दिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड sp। क्लियर है ना? आपको याद होगा, नहीं फरहान, नहीं ऋतिक, नहीं हिमेश, तो नहीं फरहान ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट, इसमें बताओ जरा, R। ठीक है, अब रीजन समझो, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन है भाई, कि आपको लगता है सर R यानी कि कार्बन, कार्बन यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि प्लस आई दिखाना चाहिए था, है ना? होता क्या है, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से देखना। क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है पहले वाले में, और दूसरे वाले में नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है? क्या नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल है इसमें, और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनता है? नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल और कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल बॉन्ड बनता है ना? अब देखो यहां पे ये 2p 1s बॉन्ड है, क्या ये छोटा बॉन्ड है? 2p 1s बॉन्ड है, आपको बताया होगा कि अगर साइज छोटा है ओवरलैप भी अच्छा होगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। देखो ना, 2 और 1 का है ओवरलैप, साइज छोटा, ओवरलैप अच्छा है, स्मॉल बॉन्ड। लेकिन यहां 2 और 2 का बॉन्ड है, तो साइज बड़ा, ओवरलैप उतना अच्छा नहीं हुआ, तो बॉन्ड बड़ा हो गया, तो क्या ये बिगर बॉन्ड हो गया? एक में स्मॉल बॉन्ड हो गया, दूसरे में क्या मैं लिख सकता हूं कि ये लार्ज बॉन्ड हो गया? अच्छा, स्मॉल बॉन्ड है तो क्या नाइट्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा? और अगर बड़ा बॉन्ड हो गया तो क्या नाइट्रोजन से दूर हो जाएगा वो? तो अगर नाइट्रोजन के पास ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, नाइट्रोजन के दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो क्या ये खींचेगा? तो क्या यही तो माइनस आई दिखा रहा है? फिर से बताऊं, एक बार और। हाँ बेटा, हाँ, अरे बेटा आपकी गंदी शक्ल से हमें अंदाजा लग जाता है। इधर आओ, पहले वाले में देखना जरा, क्या N और H का बॉन्ड है? दूसरे वाले में देखो N और कार्बन का बॉन्ड है, R का मतलब कार्बन।
तो N और H में क्या नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन का 1s पार्टिसिपेट करता है, यहां पे 2p पार्टिसिपेट करेगा और यहां पे भी 2p करेगा। अब ध्यान देना, यहां पे 2p 1s कर रहा है और वहां पे 2p 2p कर रहा है। क्या ये छोटा बॉन्ड है, क्योंकि साइज छोटा हो गया ना, तो छोटा बॉन्ड है तो क्या ये स्मॉल बॉन्ड हो गया, और वो देखो 2 और 2 क्या बड़ा बॉन्ड हो गया, तो क्या ये लार्ज बॉन्ड हो गया। अच्छा, अगर छोटा बॉन्ड है तो क्या सब कुछ पास पास होगा, तो क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, और बड़ा बॉन्ड हो गया तो क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो गया ना इसके कंपैरेटिवली। अच्छा, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चला गया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यही तो अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट होता है। देयरफॉर वो जो ऑर्डर लिखा जाता है ना, उसमें क्यों NR3 का ज्यादा होता है, यही रीजन है, क्योंकि बॉन्ड छोटा है NH का, छोटा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पास में, इलेक्ट्रॉन पास में, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। बड़ा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो माइनस आई दिखाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भाई रिंग में ज्यादा होगा ना, यहां पे 6 sp2 है, यहां पे 2 sp2 है, एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आपके पास ये लास्ट, इसमें आओ, ये बड़ा सिंपल है भाई, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा माइनस आई, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा माइनस आई, इसमें आ जाओ, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा माइनस आई, ज्यादा क्लोरीन ज्यादा माइनस आई, हाँ या ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, इसमें आ जाओ। चलो इसको कल डिस्कस करते हैं, है ना, 23 क्वेश्चन है, कल डिस्कस करेंगे, फिर आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी एंड सो। चलो भाई।